हेलो गाइस, आज इस टैग में आपका स्वागत है और मैं आशीष फिर से एक वीडियो के साथ। और गाइस, जो हमारी आज की वीडियो है वो है डीप फ्रीजर को लेके। दोस्तों, क्या होता है, कितनी बार आप डीप फ्रीजर में गैस डालते हो और जो गैस होती है वो बार बार लीक होती रहती है, जिससे कि आपके पैसे का और गैस का दोनों का टाइम खराब होता है। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस डीप फ्रिज को मॉडिफाई कर दिया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है वो होती है इनसाइड। दोस्तों, अगर बाहर की लीकेज होती है इसे हम आराम से रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर लीकेज पाइप की अंडरग्राउंड से लीकेज हो जाती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, और जिसे कि हम दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते सही से। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, और आप देखोगे पूरी वीडियो तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जितने भी हमारे न्यू टेक्नीशियन हैं वो सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक होल करना है इनसाइड से, और जो हमारा क्वार्टर की इसमें पूरी लेंथ का हम यूज़ करेंगे, जो कि 50 फुट की लेंथ होती है हमारी क्वार्टर की। तो जो हमारा डीप फ्रीज है ये छोटा है, तो इसमें हम पूरी की पूरी 50 फुट की लेंथ को यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों, इस साइड से आपको ये पाइप निकाल लेना है एक होल करके। तो दोस्तों, यहाँ से मैं ये पाइप निकाल रहा हूँ। और दोस्तों, ध्यान रहे, जब भी आप पाइप को किसी भी होल से निकालते हैं तो उस पे पाइप के माउथ पे आपको कैप लगा लेनी है, नहीं तो जितना भी हमारा थर्माकोल है वो हमारे पाइप के अंदर चला जाएगा, जिससे कि चॉकिंग की बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ से पाइप निकाल के इसे यहाँ पे लॉक कर लिया है, जिससे कि पाइप को बेंड करते समय हमारा पाइप बाहर ना निकले। तो इस तरह से आपको लॉक कर लेना है और पाइप को अंदर फैलाना है पूरे कैबिन के अंदर। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने, तो दोस्तों ये हमारे पास क्लिप है, ये हमने हैंडमेड क्लिप है। आप स्टील से हमने ये क्लिप बनाई है, और हमने अपने पाइप को इस तरह से आपको पूरे फ्रीजर के अंदर फैला लेना है। दोस्तों, अगर आप इस लाइन में न्यू हैं तो आपको जो पाइप है वो स्प्रिंग बेंडर की मदद से बेंड करना है आपको, नहीं तो आप इसे पिंच कर दोगे, और जिसकी वजह से गैस निकलने में दिक्कत हो सकती है, गैस को पास होने में। दोस्तों, हमें एक्सपीरियंस है तो हम इसे अभी हाथ से मोड़ सकते हैं। यदि आपको पाइप मोड़ने का एक्सपीरियंस है तो आप भी इसे हाथ से आराम से मोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो कोशिश करें आप बेंडर का यूज़ करें इसे मोड़ने के लिए। और दोस्तों, ध्यान से काम करना है पूरा आपको इसे करने के लिए। और दोस्तों, पूरे फ्रिज के अंदर आपको पाइपिंग बिछा लेनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और देखते रहें किस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
और दोस्तों हमारे डीप फ्रीजर के अंदर हमारी पूरी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों अब बारी है कैबलरी की। दोस्तों इसमें कैबलरी आपको सैमसंग की यूज़ करनी है, जिसका होल काफ़ी मोटा होता है। तो आपको इस टाइप की कैबलरी यूज़ करनी है। पतले होल की आपको कैबलरी यूज़ नहीं करनी है, उससे आप चॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहे आपको सैमसंग की कैबलरी का यूज़ करना है इसके अंदर। और दोस्तों कैबलरी को हम इस तरफ से अंदर एंटर कर देंगे। और दोस्तों कम से कम 3 इंची कैबलरी को हम अपने पाइप के अंदर एंटर कर देंगे और अच्छी तरह प्लास की मदद से इसे आपको पिंच कर देना है और उस पर वेल्डिंग करने के लिए आपको पिंच कर देना है। और फिर इस जगह आपको वेल्डिंग करनी है। दोस्तों ध्यान रहे वेल्डिंग आपको काफ़ी अच्छी करनी है, जिससे कि लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना हो और जो इसकी गैस है अच्छी बनी रहे इसके अंदर। तो ध्यानपूर्वक आपको इस पर वेल्डिंग करनी है। और दोस्तों जो अब बारी है वो हमें यहाँ पे जो अपने कंडेंसर वाली साइड पे फिल्टर को लगाना है। तो जो हमारा लोहे का पाइप है उसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, गर्म करके जितना भी उसके ऊपर कार्बन है उसे क्लीन कर लेंगे और अच्छी तरह से रेगमाल मार के उसे साफ कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप लोहे से कॉपर पे वेल्डिंग करते हैं तो उसे अच्छी तरह से जो भी हमारा लोहे का पाइप है उसे अच्छी तरह क्लीन कर लेना है, जब भी आपकी अच्छी वेल्डिंग उस पर हो पाएगी। उसे एकदम चमका लेना आपको, जरा सा भी रस्ट रहेगा वहीं पे हमारी वेल्डिंग दिक्कत कर सकती है। तो ध्यान रहे उस पाइप को अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद हमें जो अपना फिल्टर है उस फिल्टर को इधर लगाकर अच्छी तरह से आपको वेल्डिंग करनी है और पिंच कर लेना है अच्छी तरह से, एयर निकलने की स्पेस ना हो बिल्कुल। अच्छी तरह से फिल्टर को पिंच करके पाइप के साथ उसे वेल्डिंग कर लेना है और बहुत अच्छी वेल्डिंग करनी है आपको। कोशिश करें कि वेल्डिंग ऐसी हो कि आने वाले टाइम में लीकेज का कोई चांस ना रहे, जिससे कि आपको दोबारा उसमें गैस डालनी पड़े टाइम से पहले। और अच्छी तरह से आपको वेल्डिंग करनी है। जितनी अच्छी वेल्डिंग होगी उतने ही लीकेज के चांस कम होंगे।
और दोस्तों हमने अपने फिल्टर को अच्छी तरह से वेल्ड कर लिया है और उसके बाद हमें इसके जो पिन वाल की लोकेशन को चेंज करना है। और जहाँ हमारा पिन वाल लगा तो दोस्तों उस तरफ हमें सक्शन पाइप लगाना है और पिन वाल को दूसरी साइड लगा देना है। और दोस्तों हमारा पिन वाल पूरी तरह से लग चुका है और सक्शन पाइप भी हमने वेल्ड कर दिया है। अब बारी है फ्लैशिंग की। तो दोस्तों हमें इसके अंदर अच्छी फ्लैशिंग करनी है जिससे कि पाइपिंग हमारे कंडेंसर के अंदर जितना भी ऑयल है उसे हम बाहर निकाल सके। दोस्तों अगर हम ऑयल को बाहर नहीं निकालेंगे और अपनी कैपलरी को लगा के वेल्डिंग कर देंगे तो उससे ऑयल चॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रहे गैस भरने से पहले अपने फ्रीजर के अंदर आपको अच्छी फ्लैशिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो इस तरह से इसके अंदर ऑयल निकल रहा है जिसे हमें पूरी तरह से क्लीन कर देना है। ये देखिए दोस्तों पूरा ऑयल मेरे हाथ पे इस समय आ रहा है। दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी इस तरह से ऑयल निकल रहा है तो आपको अपने फिल्टर को गर्म कर लेना है और जो भी कंडेंसर की पाइप है जहाँ से हमारा कंप्रेसर से कनेक्ट है उसे हमें गर्म करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जितनी भी गर्म हवा अंदर जाएगी वो ऑयल को जला जला के बाहर निकाल देगी और उससे जो भी होगा हमारी पाइपलाइन पूरी क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से देखिए किस तरह से ये धुआं निकल रहा है, ये ऑयल जल जल के सारा धुआं बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों कंडेंसर के अंदर से ऑयल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों इस तरह से आप अंडरग्राउंड कंडेंसर का ऑयल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कंडेंसर के जो पाइप है रिंग बनी हुई है उसे हम गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से जो भी गर्म हवा अंदर जाएगी कंडेंसर के अंदर वो ऑयल को जला के बाहर निकाल देगी।
दोस्तों जैसे ही हमारा जो कंडेंसर की लाइन है वो पूरी क्लीन हो जाती है, उसके बाद हमें अपनी कैपिलरी को फिल्टर के साथ वेल्ड कर लेना है। और अच्छी तरह से वेल्डिंग करने के बाद आपको एक छोटा मिरर अपने पास रखना चाहिए, जिससे कि हम बैक साइड की वेल्डिंग को देख सके और कंफर्म कर सके कि हमारी जो वेल्डिंग है वो प्रॉपर पूरी तरह से हो चुकी है। और दोस्तों अब बारी है वैक्यूम की। तो दोस्तों अब हमारा सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, उसके बाद हम वैक्यूम करेंगे। और इससे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉपर की लाइन को अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। दोस्तों अगर आप कोटिंग नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, जो कॉपर की लाइन है वो काली पड़ जाएगी, कार्बन इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको पूरी लाइन पर कोटिंग करनी है, जिससे कि हमारी कॉपर की लाइन की लाइफ काफ़ी बड़ी रहेगी और ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी प्रॉपर जितनी भी कॉपर की लाइन है उसे प्रॉपर कोटिंग कर लेनी है। कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो आप, मैंने इसमें सिल्वर कलर यूज़ करा है, तो आप भी सिल्वर, वाइट, ब्लैक कुछ भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रहे बस आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपर की लाइन को पेंट करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, या आपका कोई और अच्छा तरीका हो तो आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। प्रेशर से वैक्यूम कंप्लीट हो गया है। और चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो भी जिस साइड से हमारे कंप्रेसर से एयर निकलती है उस साइड आपको अपनी उंगली को गीला करके पानी की मदद से उस तरफ लगा के देखना और देखना है बबल बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों बबल बनना है तो अभी वैक्यूम कंप्लीट नहीं हुआ और बबल बनना बंद हो गया है, उससे एयर नहीं आ रही है, तो ध्यान रखें आपका जो वैक्यूम है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अब बारी आती है गैस चार्जिंग की। तो दोस्तों अब हम अपने फ्रीजर के अंदर गैस चार्ज करेंगे और दोस्तों इसके अंदर हमें R134A डालनी है। और जब भी दोस्तों हम इसमें गैस का प्रेशर डालेंगे उसके बाद हमें जितने भी वेल्डिंग के जॉइंट है सबको फॉर्मिंग की मदद से, साबुन या शैम्पू किसी की मदद से आपको सारे जॉइंट पे लगा के चेक करना है कोई भी वेल्डिंग लीकेज तो नहीं रही है, जिससे कि आपकी गैस ख़राब ना हो। आप उसे दोबारा से रिवेल्डिंग करें और फिर उसके बाद आप अपनी गैस को फ्रिज के अंदर डालें। दोस्तों हमने अपनी फ्रिज के अंदर चेक किया, कोई भी लीकेज नहीं है इसके अंदर, और अब हम गैस डालना शुरू कर दिया है। और दोस्तों थोड़ी थोड़ी गैस करके हमें अपने फ्रीजर के अंदर गैस को डालना है। और दोस्तों इस समय आप देखोगे जो हमारा टेम्परेचर है फ्रीजर के अंदर का 35 डिग्री टेम्परेचर है और गैस अभी इसके अंदर जा रही है। और जो हमारा बाहर का हिस्सा है जितना भी, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जितना बाहर का हिस्सा हमारा गर्म होएगा उतना अंदर का हिस्सा हमारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों जो इसका बैक प्रेशर रखना है आपको, वो आपको 15 से 20 रखना है इसका बैक प्रेशर। और दोस्तों जो हमारी गैस है वो इस समय पूरी हो चुकी है। और दोस्तों हमने इसके पिन वाल का अच्छी तरह से आपको नट लगा देना है, इसका जो कैप है अच्छी तरह से। और जितने भी हमारे पार्ट हैं जिन्हें हमने वेल्डिंग करा उन्हें भी कोटिंग कर देना है अच्छी तरह से। और दोस्तों देखो हमारा जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो अभी 15 डिग्री चला गया है। और दोस्तों की अभी हमारी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे कम से कम इसका जो भी टेम्परेचर है वो हमारा 5 से 5, 4, 1 तक जाएगा और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा जो फ्रीजर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद अंदर से किस टाइप से आपको देखने को मिलेगा ये फ्रीजर। और दोस्तों हमने इसे बंद कर दिया है क्योंकि हमारा जो वर्क है वो इस समय कंप्लीट हो गया है।
तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमारा फ्रीजर है वो आपको दिखेगा। इस तरह से लग रहा है जैसे कि जिम करने के बाद इसकी सारी नसें जो है बाहर आ गई है और वर्किंग बहुत अच्छी है इसकी और कूलिंग में भी काफ़ी इफेक्ट आपको मिलेगा इसका। कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो से रिलेटिव अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों तो ऐसी नई वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। इस तरह की जितने भी हमारे आरओ से रिलेटिव है, माइक्रोवेव है, इंडक्शन है, जितने भी हमारे होम अप्लायंस होते हैं सबकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।